हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। फिर दोस्तों, अगर आप सभी तक वीडियो का लिंक पहुंच गया, आप सभी लोग अगर वीडियो से ज्वाइन हो चुके हैं तो फटाफट सब सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो चैनल पे। और जितने बच्चे पुराने हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में शेयर करो, मित्रों में शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, जहां भी आप ग्रुप में एक्टिव हो वहां पे शेयर कर दो। इससे होगा ये कि आपको फायदा तो मिल ही रहा है, साथ साथ उसको भी फायदा मिलेगा जिसने जीडी में एक पोस्ट होल्ड करने का सपना देखा है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को कि आप अपने तक ही वीडियो को सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को फैला दीजिए आगे की तरह। अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आज के सबसे दमदार कोट के साथ। आइए, हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, और आप ये बात जानते हैं कि हार मान लेने से ही हो जाती है। आपने मान ली तो हार है। हार मानना होता क्या है? हार मानना होता है कि हम एफर्ट करना छोड़ देते हैं, प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। हम मान ही लेते हैं कि वो जो लक्ष्य हमारा है उसको मैं अचीव नहीं कर सकता। हम मान लेते हैं, और मान लिया तो फिर डेफिनेटली वो कहते नहीं कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मन अगर मजबूत करके अगर लक्ष्य के पीछे दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, तो एक दिन जरूर फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचना ही है आपको। और अगर नहीं कर रहे हो तो फिनिशिंग पॉइंट तो क्या, आप आधी दूरी भी तय करके वापस आ सकते हो। तो एक बात हमेशा याद रखना कि मन और जो आपका माइंड है, ये दोनों ही आपके लक्ष्य को लेके डेफिनेट होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो, आज का ये पहला सवाल है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इस सवाल को करते हैं। ठीक है, पहले ऐसा सवाल हमारे पहले के भी आई मीन पेपर में आ चुका है, पहले भी वीडियो में आ चुका है, ऐसा ही सवाल था। और आप ये बात जानते हैं कि हम सारे के सारे 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, यानी कि हम ये जान रहे हैं कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो डेफिनेटली ऐसा सवाल लाजमी है। करने के लिए हमने आपको बताया था कि बेटा सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ही हो ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 ही हुआ है भाई। और जब पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? हम बोलते हैं इसको नंबर ऑफ टर्म। पदों की संख्या को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। अगर ये विषम हो, अगर ये विषम हो तो कौन सा टर्म मेरा, अच्छा यहां पे बहुलक पूछा है, मीडियन नहीं पूछा, यहां पे बहुलक पूछा है दोस्त। तो विषम छोड़ो, जाने ही दो। बहुलक पूछा है तो बहुलक जरा देख लो, बहुलक निकालने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, वो कौन सा तरीका है? वो ये है कि किसी एक आकृति से किसी एक पर्टिकुलर नंबर को घेर दो। तो 0 है तो सर 0 को हम स्टार से घेर दे, कोई प्रॉब्लम है? स्टार से घेर दे, ठीक है, ऐसे करके। तो जहां जहां 0 है बेटा स्टार से घेर दो। ठीक है, 1 को देखो, 1 को सर्कल बना दो, सॉरी 2 को सर्कल बना दो, 2 को सर्कल बना दो, 2 को सर्कल बना दो, 1 को हैशटैग लगा दो। इससे होगा ये कि हैशटैग वाले जितने भी होंगे आपके सामने दिख जाएंगे। ठीक है, 5 3 बार है तो 5 को छोड़ो। कुल मिला के हमें दिख रहा है कि जो सर्कल है वो काफी ज्यादा बार नजर आ रहा है हमें। तो जो आकृति सबसे ज्यादा बार नजर आ रही है उसके पीछे जो नंबर है वही आपका बहुलक है। बहुलक का मतलब ये होता है कि कौन सा बहुत ज्यादा बार आया है। तो 2 इसमें काफी ज्यादा बार आया है। क्यों? क्योंकि सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 बार नजर आ रहा है, और 4 ही सबसे बड़ा नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, आओ अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल,
और अच्छा ऐसे ही ठीक जो पिछला वाला सवाल था उसमें मीडियन पूछा था, तो बहुलक का मतलब होता है कौन सा नंबर बहुत ज्यादा बार आया है, और मीडियन का मतलब होता है कि अगर विषम संख्या है तो n+1/2 वह टर्म हम मीडियन ले लेते हैं, ठीक है। और वैसे ही मीडियन मैंने पिछले वाले सेशन में बताया था, आप उस वहां पे जाके क्लियर कर सकते हो, बहुत अच्छा सवाल था वो। पी क्यू से 40% कम है। देखो पी जो है क्यू है यहाँ पे, तो पी क्यू से 40% कम है। अगर क्यू 100 होगा तो सिंपल सी बात है फिर पी 60 होगा। अब आपसे कह रहा है कि क्यू पी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप देखो पहले कितना ज्यादा बना रहा है सर, ये 40 ज्यादा है, किस पे ज्यादा है सर 60। जब इसको काटोगे सर आएगा 2/3। सर अगर ये 2/3 आ रहा है तो आप कह सकते हैं 2/3 का फ्रैक्शन होता है 66 सही 2/3। आप अगर नहीं समझ पाए हैं इसको तो एक चीज और मैं बताता हूं, देखो 66 से 2/3 को हम लिख सकते हैं 66.6666। परसेंटेज में इसको चेंज करना चाहते हैं तो मास्टर ने बताया होगा कि डबल जीरो ऊपर गुणा कर दो, तो 6×18 6×18.666 ऐसे करके, क्या जी क्लियर है इतनी बात, तो सेम आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमने थोड़ा सा परसेंटेज को बहुत अप लेवल तक पढ़ लिया है तो इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये वर्क एंड टाइम का सवाल। मैंने आपसे कहा था कि कुछ चीजें आप एज इट इज अपने दिमाग में रख लो, सिलेक्शन पक्का है। कौन सी सवाल है वो? पहली बात तो वर्क एंड टाइम से एक सवाल पक्का है। दूसरी बात आप से मैं बता देना चाहता हूं कि 2 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से पक्के हैं। एक क्वेश्चन आपका मॉड मीडियन और मीन, इससे पक्का है एक क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपके ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से पक्का है, एक क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से पक्का है, एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से पक्का है। ऐसे करके कुल मिला के 25 क्वेश्चन बनाने, और 5 क्वेश्चन तो आपके डेटा के फिक्स हैं, ठीक है। यही तो है पूरा, और क्या है। तो कह रहा है अनिल तथा दीपक और दिनेश मिलकर 35 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो अनिल दीपक ऐसे लिख लो, और दिनेश मिलकर किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं। आपसे कह रहा है कि अनिल और दिनेश ये किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। मेरे दोस्त जब मैं इन सभी का एलसीएम निकालने चला तो मुझे ये पता चला कि अगर मैंने 60 ले लिया तो 7 और ले लो, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा, है भाई। यही तो क्लियर है इतनी बात। तो 7×5 = 35 यहां हो गया एलसीएम मेरा, आई मीन यहां पे डिवाइड करके आया 12। जो डिवाइड करके आता है वो मेरा इफिशियंसी होता है। किससे डिवाइड करके, ये भी समझ लो। ये जो आपका वर्क है ना, ये जो एलसीएम लेते हैं ये वर्क होता है। वर्क मतलब काम में हम अगर दिन से डिवाइड करते हैं यानी कि दिन से भाग देते हैं तो हमें क्षमता निकल के आती है। तो ऐसे मैंने 7 से 60 काट दिया, 5 बचा, 12×5 = 60, यानी कि जो 12 आ गया ये अनिल दीपक और दिनेश की क्षमता हो गई। अब 60 से काटेंगे तो ये अनिल और दिनेश की क्षमता हो गई। अच्छा भैया अनिल और दिनेश मिलके 7 हैं तो डेफिनेटली दीपक का वैल्यू 5 होगा। क्यों भाई? दीपक का वैल्यू 5 होगा। अब दीपक का वैल्यू 5 है यानी कि दीपक का इफिशियंसी 5 है, तो 5 क्षमता से भाई साहब इतने काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो 12×7 = 84 दिन लगेगा। किसको करने में भाई साहब? दीपक को करने में। दीपक करने में 84 दिन लेगा, ठीक है। देखो भाई आ गया ना, मैंने कहा था मेंसुरेशन का सवाल। आपको क्या पढ़ना है? आपको घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, आपको पढ़ना है बेलन, आपको पढ़ना है गोला, आपको पढ़ना है शंकु। इन्हीं से सवाल से आपके आंसर आ जाएंगे, और बहुत सिंपल सवाल देता है। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि जैसे अब पूछ लिया रंगने में हम किस फेज को रंगेंगे, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हम सिर्फ दीवालों को रंगते हैं, बाहर की दीवालों को रंगेंगे, अंदर की दीवालों को नहीं रंगेंगे, ठीक है। क्योंकि हम बाहरी दिखावट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, आंतरिक दिखावट में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। अंदर मन तुम्हारा भले ही बहुत खराब हो, बहुत मैला हो, लेकिन बाहर तुम कपड़ा बहुत शानदार पहनते हैं, ठीक है। ये बढ़िया। कह रहा एक शंकु की ऊंचाई क्या है? वो 16 मीटर है। इसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसको रंगने में
तो रंगने में भाई साहब 14 मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसा लगता है, यानी 1 मीटर स्क्वायर रंगने का कितना, 14 रुपया। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि शंकु को बाहर रंगने में, बेटा बाहर देखो शंकु बना लो, देखो ये वही शंकु है, ये वही शंकु है जो आप बचपन में अपनी मम्मी से जिद करके कुल्फी के लिए पैसे मांगा करते थे और मिलते नहीं थे, ये वही शंकु है। ठीक है बात आई समझ में। बस उस शंकु को, उस कोन को हमने कुल्फी को उल्टा कर दिया, बस इतना ही। तो अब हम किस सतह को पेंट करेंगे बेटा, बाहर 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 पेंट करने को हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसको हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। और शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है सर पाई आर और एल, जहां पे एल क्या है सर, एल है ये तिर्यक ऊंचाई, क्या है ये एल, तिर्यक ऊंचाई, क्या है मेरे दोस्त, तिर्यक ऊंचाई। अब सवाल में ये आपसे कह रहा है कि जो हाइट है सर ये 16 है, सर ये जो त्रिज्या है ये 30 है, ये त्रिज्या क्या है 30 है। तो आपसे कह रहा है बताओ स्लेंट हाइट पहले निकालो क्या होगा। तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि सर बताओ, मैं कह सकता हूं क्या कि 8 15 17, मैं कह सकता हूं कि ट्रिपलेट के हिसाब से ये 17 दूना 34 बनाएगा। क्यों मेरे दोस्त, ट्रिपलेट के हिसाब से आप नहीं समझ पाए हो तो मैं आपको ये बताता हूं, 16 और बेटा 30 का आप रेशियो ले लो, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15। मेरे दोस्तों आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा ये एक ट्रिपलेट बनाती है। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है कि दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर का जोड़ बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे कि दोनों छोटी भुजाएं हैं, इसकी बड़ी भुजा भी आएगी, उसकी बड़ी भुजा को हम लिखेंगे 17। तो अब आप क्या करेंगे, 25 पंजे होता है सर, 25 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है सर 64, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आ रहा है। अब 17 का स्क्वायर क्या 289 आ रहा है सर, डेफिनेटली आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम, स्क्वायर का जोड़ इस तीसरी यानी कि सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ये तीनों ट्रिपलेट में आ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये 8 नहीं बेटा 16 है, ये 15 नहीं 30 है, तो ये 17 नहीं क्या होगा सर 34 होगा। बस इतनी सी बात है, तो इसलिए मैंने कहा ये 34 होगा। बात समझ गए। अगर ये नहीं समझ पा रहे तो पाइथागोरस लगा के कर लेना। कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, तो भी लग जाएगा। अब आते हैं, देखो पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर की वैल्यू सर होती 30, ठीक है, एल की वैल्यू सर 34, कितनी बेटा 34। क्या इतना ही रंगना था और ये 1 मीटर के लिए आपने 14 खर्च किया, तो इतना रंगने के लिए कितना खर्च करेंगे आप सर जी, 14 का गुणा कर दो, तो 7 दूना 14, यहां 2 हो गया, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया 68 के 68 दूना के 68 छक्के कितना होगा। देखो मैं यहां से 2 निकाल देता हूं, यहां गुणे 11 कर देता हूं, ठीक है, और यहां से मैं 3 निकाल लेता हूं, यहां गुणे 10 कर देता हूं, और यहां 2 है ही, और ये रहा 34 के, और ये गुणा 2 के। तो मैं एक काम करता हूं, देखो ये 34 दूना कितना होता है 68 के, है ना, 10 को मैं यहीं पे रखता हूं और 11 के मैं इसके बगल में रखता हूं। अब ये 3 दूना 6 को गुणा कर लो। गुणा करने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे करो, आप बिना कैलकुलेटर के कर सकते हैं। अब देखो 6 8 48 के हो गया, 8 कैरी हो गया 4, 6 6 36 4 40, गुणा 11 कर दो, गुणा 10 कर दो। तो 11 से गुणा करने का तरीका हमने बताया है कि पहले 8 लिखो, क्या लिखो, पहले 8 लिखो, यहाँ 0 लिख दो, ठीक है, क्योंकि 0 तो है ही पहले। तो अब इसका इसमें जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो यानी कि 8, अब इन दोनों को जोड़ दो यानी कि 4, अब यहाँ पे 0 लिखो, इन दोनों को जोड़ दो यानी कि 4, तो 44,880 रुपए, ये डी वाला ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट भाई सब, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, यहाँ 2 आएगा है जी, ये 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, ये 3 3.5 हो गया, है ना, 3.5 है, प्लस का ये है, ये -5, आई मीन 5/2, 5 से 1/2 माइनस 4 3 7, तो आएगा माइनस का 2, है ना, क्लियर है मेरे दोस्त।
तो ये 4 4 कहां से आ जा रहा है? 4 तो आएगा नहीं है, 4 तो आना ही नहीं चाहिए। 4 नहीं है वहां पे, हर जगह 2 लिख लेना, अभी मैं दिखाता हूं, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का 2 और हाफ हाफ हो गया कैंसिल, यही तो होगा। यहाँ हो गया 2, ये हो गया 4, 4 3 7, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, माइनस का 2 मेरा आंसर होगा। ये छोड़ो, ये सब छोड़ दो, माइनस का 2 आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। सीधे से दिख रहा था कि हमें 7.5 में से 5.5 घटाओगे, माइनस का तो आंसर आएगा। अगले सवाल पे चलो, ये डेटा है, इसको देखने के लिए आप अपने फोन की क्वालिटी बढ़ा लेना, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए बस। नीचे दिया गया एक रेखा चित्र है, ये रेखा चित्र है, कह रहा है कि उत्पाद 3 का राजस्व कितना है? 38,100 रुपए। तो आपसे कह रहा है उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा, ठीक है। P3 का व्यय क्या होगा? तो लाभ आपसे कह रहा था, देखो P3 कहां है? P3 पे लाभ 27% है, समझ रहे हैं? P3 पे लाभ कितना है सर? 27%। तो मेरे दोस्तों आप ये बताओ कि राजस्व का मतलब क्या होता है? राजस्व का मतलब होता है वही तो टोटल फंड है भाई, समझ रहे हैं? टोटल फंड 27 वो रहा, और ठीक है, आओ देखते हैं ये किससे कटेगा। 9 हुआ, 3 हुआ, 9 चौका 36, और नहीं कटेगा, 3 से सिर्फ कटेगा, है ना। तो ये सिर्फ 3 से कट सकता है। 127 देखो जरा, तो 127 यानी कि 3 7 21 हुआ, और 3 3 दूना 6 और 2 8, 3 1 3, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। राजस्व का मतलब ये होता है कि सर हमारा जो व्यय है और प्लस प्रॉफिट, ये हो जाएगा इसके बराबर। राजस्व का मतलब क्या होता है? व्यय हमने 100 किया है, ठीक है, और उस पे 27% का प्रॉफिट निकाला है, तो जस्ट ये ट्रिपल टाइम है, यानी कि 300। तो कुछ नहीं बेटा, हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 2 जीरो यहां पे और बढ़ा दो, तो 30,000 आपका आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। बस यही था। अगला देखो, नेक्स्ट। दो वस्तुओं का बेटा मूल्य जो है वो 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ा दिया जाता है, दूसरी का X% घटा दिया जाता है, यदि दोनों के मूल्य का नया अनुपात ये रहा, समझ रहे हैं? दोनों के मूल्य के नया अनुपात क्या रहा? ये रहा। तो आपसे कह रहा है कि X की वैल्यू बताओ, ठीक है, X की वैल्यू बतानी है। देखो इस सवाल को हमें करना कैसे है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप चाहो तो इसको 30 और इसको 20 लिख सकते हो, चाहो तो, क्योंकि अनुपात में है तो 10 10 का गुणा कर सकते हो, आप चाहो तो 100 100 का गुणा कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुना, अगर मैं 40% बढ़ा दूं तो इसका मतलब इसको मैं 140% करना पड़ेगा, यानी 14 तिया 42, ये हो जाएगा 42 के। मेरी बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो भाई साहब मेरे कहने का ये मतलब है कि 7 यूनिट कह रहा था, 40 बढ़ाने पे ये 7 हो जाता है, तो 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 42 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को बताओ? 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 7 छक्के 42 को, 6 को। 1 यूनिट किसको भाई साहब? 6 को। तो मैं ये कह रहा हूं कि बता दो अब 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर 3 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 18 को। किसको? 18 को। किसको भाई साहब? 18 को। अरे भाई 1 बराबर 6 तो 3 बराबर 18, यानी ये वाला कितना आ गया सर? 18 आ गया। 20 से कितना आ गया? 18। तो मैंने कितना घटा दिया मेरे दोस्त? सर मैंने 2 घटा दिया। आपको दिख रहा है ना, मैंने 2 घटा दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे 3 यूनिट अब हो जा रहा था, तो मैंने 7 यूनिट 42 लिखा, तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो कितना घटाया? 2। घटाया किस पे? सर बड़े वाले पे घटाऊंगा, यह आएगा 1/10। परसेंटेज चाहिए, थोड़ा 100 कर लो, तो 10% मेरा क्या होगा? इस हिसाब से मेरा आंसर हो गया। 10% बेटा मेरा आंसर हो गया इस हिसाब से। ये पहला एक तरीका है जिससे आप सवालों को कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से।
मैं आपको एक और तरीका भी बताना चाहता हूं, अगर आपको ये तरीका अगर मजा ना आया हो तो। ठीक है, अगला तरीका क्या है बेटा? अगला तरीका ये है कि आप इसमें रख लो 3x बटा 2x। सवाल ने कहा कि आप 40% इसको बढ़ा दो। सर 40% बढ़ाने का मतलब ये है कि 3x का हमें 40% निकालना पड़ेगा, या आप सीधे कह दो इसको हम 140% लिख सकते हैं, है ना भाई? सीधे आप कह सकते हैं हम इसको 140% लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3x का सीधे सीधे 140%, आया ना? परसेंट यहां रहने, यहां पे कह रहा है मैंने क्या किया, मैंने x% घटा दिया, तो मैंने क्या किया 90, सॉरी मैंने क्या किया, x% मैंने यहां से घटा दिया, तो 100 में से मैंने x घटा दिया, ये भी परसेंटेज हो गया। मैं चाहूं तो परसेंट से परसेंट काट सकता हूं। कह रहा ये बराबर है 7:3 के। कहता जब ये सब हो गया ना तो अनुपात अब ये हो गया। अब चाहो तो बेटा इसको भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करें? देखो 7 दूना 14, यहां आ गया सर 20, है ना भाई? सर 2 से काटोगे यहां आ गया 10 के, यहां करोगे सर 3 3 9 यानी कि 90 के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? x की वैल्यू आ जाएगी 10% के। तो भी मेरा आंसर यही आ रहा है। तो आप चाहे वैसे करो चाहे वैसे करो, दोनों ही चीजें एक ही हैं और दोनों के लगाने के सिर्फ तरीके अलग अलग हैं। भाई साहब औसत का भी ध्यान रखना, क्योंकि औसत से भी सवाल आएंगे। कह रहा अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। 22 छात्रों के समूह का औसत वजन 1 केजी बढ़ जाता है। ठीक है, 1 केजी बढ़ने का मतलब यह है कि जो मास्टर होगा ना वो अपना वेट तो लेके आएगा ही आएगा, मतलब एक जो पूरे पूरे जो संस्था का वजन होगा वो तो लेके आएगा ही आएगा, मतलब औसत वजन तो लेके आएगा ही आएगा। साथ साथ एक बढ़ा दे रहा है, इसका मतलब है कि सबके हिस्से का एक फालतू लेके आएगा, यानी कि 22 के 22 छात्रों का के हिस्से का एक केजी फालतू लेके आएगा। तो 22 के 22 छात्रों के हिस्से का एक केजी फालतू का मतलब 22 केजी फालतू लेके आएगा, यानी एवरेज तो लेके आना ही चाहिए, साथ साथ 22 केजी और फालतू लाना चाहिए, तभी तो औसत बढ़ेगा। ठीक है भाई, चलो जी आओ। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 है, तो मेरे कहने का वही तो मतलब था कि 31 तो लेके आएगा ही आएगा, समझ रहे हैं? तो इन दोनों को जोड़ लो, तो आएगा सर 3, आएगा 5, 53 है, काम खत्म करो। क्या भाई खत्म है ना सवाल? तो कितना इजी था ये, बस सोचना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला करते हैं। एक थैले में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए वर्ग के रूप में 420 रुपया, अरे वाह, तो 420 रुपया था। 1 रुपया 5 रुपए के सिक्के का अनुपात ये रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1 रुपए के 8 सिक्के होते तो मेरे पास कितने रुपए होते? 8 रुपए। अगर मेरे पास 2 रुपए का एक सिक्का होता तो मेरे पास कितना रुपया होता? सर 2 रुपया। सर मेरे पास अगर 5 रुपए के 5 सिक्के होते तो मेरे पास कितने रुपए होते? सर 25 रुपए। क्यों जी? कह रहे ये सब मिला के बना रहे हैं 420 रुपया, 420 रुपया बना रहे हैं। इनको जोड़ लो, यानी कि 35 x बराबर 420 के। 7 5 35, 7 6 42, x की वैल्यू हो जाएगी 12। जब x की वैल्यू 12 हो गई तो आपसे पूछ रहे 5 रुपए के कितने सिक्के थे? तो भैया 5 रुपए के 12 पंजे 60 सिक्के थे। कितने थे? x की वैल्यू कितनी? 12, तो 5 का गुणा कर दो, 12 पंजे 60 सिक्के। समझे कि नहीं? अगला देखो, मनीष ने, मेरा नाम है, 225 रुपए किताब की दर से किताबें खरीदी, 162 रुपया प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। ठीक है, 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी? बेटा एक ठू बेचो या सातों की सातों बेच दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने हर किताब समान मूल्य की खरीदी है तब। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा। अच्छा आपको कह रहा है हानि क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं है, 7 किताबों की हानि। अच्छा एक मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं कि 7 किताब बेचने पर हानि क्या हो रही है। तो एक काम करो, 7 से भाग दे के देख लो। अच्छा 7 से तो बहुत सारे कर रहे हैं, चलो छोड़ो रहने दो। देखो आप कितना हानि पा रहे हो एक ही किताब पे। तो इन दोनों को आप घटाओगे तो 25 यहां हुआ, 28 यहां हुआ, 28 होगा, 28 नहीं हो 38 होगा।
तो 38 और प्लस 25 ये दोनों जोड़ लो, ये इन दोनों का डिफरेंस होगा। 8 5 13 के 3 हुआ, 3 2 5 और 1 6 हुआ। इसमें 7 का गुणा कर लो, 7 21 के 1 हुआ, 7 6 42 और 2 44 हुआ। तो कुल मिला के बेटा 7 किताबों को बेचने के बाद उसने 441 रुपया हानि कमा गया, वो हानि उसको मिल गई। ठीक है क्या? अगला देखो, 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाता है। आपको पता है सर कि अगर ये मिश्रधन है तो इसमें 5 साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज और सरप्लस प्रिंसिपल भी जुड़ा होगा, और अगले में प्रिंसिपल प्लस 6 साल का ब्याज जुड़ा होगा। ठीक है जी। हमें पता है कि साधारण ब्याज में हर जगह चीजें जो है वो समान समान ब्याज मिलता है। क्यों भाई? अगर समान समान ब्याज मिलता है तो इसका मतलब ये है कि अगर 5 साल का ब्याज इसमें है तो इसमें भी 5 साल का ब्याज होगा और उतना ही रुपया होगा। मैं एक काम करता हूं, इसमें से घटा लेता हूं, तो प्रिंसिपल से कट जाएगा, 5 साल का ब्याज 5 साल से कट जाएगा, 1 साल का ब्याज बचेगा। क्या बचेगा भाई? 1 साल का ब्याज। और 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है जरा मुझे ये बता दो। आपसे पूछा क्या, राशि क्या थी? चलो ठीक है, मैं देख लेता हूं। तो आप बताओ कि यहाँ पे 350 हो गया, ये 76 हो गया। 350 और 76 ये दोनों जोड़ लो, तो 350 और 76 जोड़ोगे तो 6 हो गया, और 6 5 11 7 5 12, 12 के 2 हो गया, कैरी हो गया 1, 426 ही आ गया 1 साल का। इसमें 5 का गुणा कर लो, 5 का गुणा किया तो 5 छक्का 5 का गुणा करो तो 5, क्या कर लें बताओ? एक काम कर लो, 2 से गुणा कर लो, 2 से भाग कर लो, कर ले 2 से भाग कर लो, तो 2 से भाग कर लो, यानी कि 2 1 3 0 लगा दो। 2310, 2110 बेटा, 2110 में से माइनस कर लो, 2110 इसमें से माइनस कर लो, तो यहां आएगा 40। देखो 40 एक ही जगह दिखा रहा है, 8740। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है जी। ये अगला सवाल है। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है, बहुत प्यारा सवाल है ये। देखो जरा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आएगा 14/3 के। ठीक है, ये इससे घट जाएगा, आएगा 9 के। ठीक है, तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब का के पीछे पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो का के पीछे पढ़े तो 9 3 27, 27 10 37 और 4 41 है ना, बटा 3। ये करेंगे तो पलट जाएगा ये। क्यों भाई? 9 3 27, 10 37 और 4 41। ठीक है, का है तो 5/3 कर देंगे गुणा, और ये है 10 3 30 और 1 31/3। सर आप ये बात जानते हैं कि यहाँ भाग है, तो गुणे में जाएगा तो ये पलट जाएगा। 31/3 गुणे करोगे तो ये दोनों के दोनों पलट जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 3/5। ठीक है, गुणा 3/41। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है। 31 तिया होता है 63 के, और 31 तिया 93 होता है। मैं भी 63 कह रहा हूँ, 31 तिया 21 नहीं है, तो ये 93 हो गया, ये 5 हो गया, ये 20 हो गया। 205 आपका राइट आंसर है भाई, ये वाला 93/205। नेक्स्ट देखो, कह रहा है ए अकेला किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, 8 तथा 8 अकेला समान, क्या कह रहा है? अरे ये बी होगा, 8 नहीं होगा। ठीक है, 8 दिन में कर सकता है दोनों की फटाफट एलसीएम निकालो तो 24 आ जाएगा। 6 चौका 24, 8 3 24, 4 3 7 हो जाएगा। 24/7 आपका आंसर है। ये रहा आंसर आपका, खत्म। एक लाइन का सवाल। अगला, राजेश 25 किलोमीटर पर घंटे से दफ्तर जाता है, 20 किलोमीटर पर घंटे वापस आता है, वह कुल 9 घंटा लेता है दफ्तर की दूरी। डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो याद रखना डिस्टेंस निकालने का तरीका मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 20 गुणा 25, इन दोनों को जोड़ लो, हो गया 45, गुणा वो जो टोटल टाइम लगा उससे गुणा कर दो। 9 25 45 हो गया, 5 5 25 25 हो गया, 20 5 100।
डी की वैल्यू कितनी होगी सर 100 किलोमीटर। ठीक है, समझे कि नहीं? ये बताया भी है मैंने। ये अगला सवाल है और इस सवाल में आपको ये देखना है कि मिठाई S4 का कुल वजन, S4 का कुल वजन कितना है। ये रहा, आपसे क्या कह रहा है कि चीनी की मात्रा उपयोग दर्शाएगा। अच्छा, चीनी की मात्रा वहां दर्शाई गई है, तो कह रहा है S4 में चीनी की मात्रा कितनी है। बेटा कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे S4 18 है तो 18 का गुणा कर देना, यानी कि 15, 150 गुणा 18 बटा 100, तो एक 0 से 0 कट गया, 15 बटे 120 होता है, 15 एक कम 15 और 12 होता है 27 के, तो ये 0 कटा, 27 आपका आंसर है ना। तो बेटा आज इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, लेकिन आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।